नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज। दोस्तों, तो जैसे आपको पता है, अभी जो है क्लास 6 का हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रहा है। आज जो है आपका दूसरा चैप्टर है, आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। देखिए, आपका जो है पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और क्लास 6 साइंस का भी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है, उसका भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो दे देंगे। और इससे पहले कि आप लोग जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो आपका दूसरा चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चलिए देखिए, दूसरा चैप्टर है आखेटक खाद्य संग्राहक। देखिए, वे मानव जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रह रहे थे या रहते थे, आज हम उसे आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते थे। चलिए देखते हैं। देखिए, ऐसा करने के कई कारण थे। अब देखते हैं कौन कौन से कारण थे। देखिए, पहला कारण क्या था। देखिए, पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे या फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। चलिए अब देखते हैं तीसरा कारण क्या था। देखिए, तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधे में फल और फूल जो है अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमते रहते थे। चलिए अब देखते हैं चौथा कारण क्या था। देखिए, चौथा कारण क्या था। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी, पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। पानी झील, झरने तथा नदियों से ही मिलता है। पानी जो है नदी, झील, झरना से ही हमें प्राप्त होता है। और क्या है कि कुछ झील, नदियाँ में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है और फिर वह सूख जाता है, इसलिए ऐसे झील और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में भी इधर उधर जाया करते थे या उसे घूमना पड़ता था। अब देखिए, जो है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव जो है उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने कामों के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो, जिसमें जो है पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, औजारों का जो है उपयोग क्यों किया जाता था। देखिए, फल फूल काटने या हड्डियों और मांस को काटने तथा पौधों की छाल तथा जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगे भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। और जो है कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। चलिए अब देखते हैं भीमबेटका। भीमबेटका जो है आधुनिक समय में जो है मध्य प्रदेश में स्थित है।
इस पुरा स्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वे इन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास में स्थित हैं। अब देखिए पुरास्थल। पुरास्थल क्या है? पुरास्थल जो है, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे इसे वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर और अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। पुरास्थल जो है कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। अब देखिए आग की खोज। चलिए आग की खोज के बारे में जानते हैं। आग की खोज जो है आरंभिक लोगों द्वारा ही आग जलाना सीख गए थे। आरंभिक लोग जो थे वो पहले ही आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था या जाता होगा। देखिए जैसे प्रकाश के लिए वे आग का प्रयोग करते थे, या मांस को भूनने के लिए करते थे, या खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का प्रयोग करते थे। चलिए अब देखते हैं नाम और तिथियां। कुछ महत्वपूर्ण नाम और तिथियों के बारे में जानते हैं। देखिए आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। शुरुआत का जो काल है उसको हम पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों यानी पुरा का यानी हो गया प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। देखिए आरंभिक जो है, आरंभिक काल जो है 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। आरंभिक काल जो है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले माना जाता है। और देखिए जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम जो है क्या कहते हैं, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। और देखिए इस युग का जो है समय क्या है, 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। अब देखिए अंतिम जो है पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग का जो है शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग भी कहा जाता है। अब देखिए बदलती जलवायु। देखिए उस टाइम जो है बदलती जलवायु के क्या क्या प्रभाव थे, उस टाइम के प्रभाव को देखते हैं। देखिए लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके फलस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिसमें हिरन, बरसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे अन्य जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, इन सभी जानवरों का जो है लोग शिकार करते थे। और देखिए लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे थे। और जो है साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। अब देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत। चलिए देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। चलिए देखिए इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, खुद से ही उग रहे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चे ने इन अनाजों को भोजन के लिए बांटना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ से उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। और देखिए ऐसे करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं।
इसी तरह लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिन जंगली जानवरों को पालतू बनाया होगा वह जो है कुत्ता का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। और देखिए, ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी करते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। और जो है क्या है कि इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए होंगे। चलिए अब देखिए घरेलू की प्रक्रिया, घरेलूकरण की प्रक्रिया। देखिए, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे या जानवरों से भिन्न होते हैं। अब देखिए, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल में गेहूं और जौ आते हैं। देखिए, सबसे प्राचीन जो है फसल गेहूं और जौ जो है सबसे प्राचीन फसल है। देखिए, इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने के लिए जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। बहुत से इलाके में जो है लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर ज़मीन में गड्ढे खोदे। चलिए अब आगे देखते हैं। अस्थाई जीवन की शुरुआत। लोग जो है धीरे धीरे अस्थाई होना शुरू कर दिए थे। देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी से पता चलता है कि लोग जो है झोपड़ी में रहना स्टार्ट कर देते, जिससे अस्थाई जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। देखिए, पुरातत्वविदों को जो है कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों का निशान मिले, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान में जो है कश्मीर में है। यहाँ के जो है लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जिससे उन्हें ठंडा के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए, बर्तन का प्रयोग जो है खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। उस टाइम में लोग जो है कपड़ा बुनना भी स्टार्ट कर दिए थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। अब देखिए, मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, यह जो है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः यह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ को उगाना और भेड़ और बकरी को पालना सीखा था। सबसे पहले जो है मेहरगढ़ में जौ और गेहूँ उपजाना स्टार्ट हुआ था और जो है यहाँ के लोग भेड़ और बकरी को सबसे पहले पालना सीखा था। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, जिनमें हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ तथा बकरियों के भी हड्डी मिले थे। अब देखिए, उस वक्त में जो है मेहरगढ़ के इलाके में और इसके अलावे चकोर तथा आयताकार घरों का अवशेष भी मिले। उस वक्त जो है मेहरगढ़ में क्या है चकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले थे।
और देखिए और क्या है, प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम भी आते थे। भोजन का भंडारण करके लोग रखते थे उस वक्त ही। चलिए अब देखते हैं मेहरगढ़ के जो है मृत्यु और जीवन का क्या था। इसमें क्या था कि मतलब मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। मरने के बाद जो है लोग वहाँ के सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद जो है भी जो है जीवन होता है, इसलिए कब्र में मृतकों के साथ में कुछ सामान भी रख दिया करते थे। और जो है मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्र भी मिली। एक कब्र में एक देखिए मृतक के साथ में एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतकों के खाने के लिए रखा होगा। लोग मानते थे कि मरने के बाद जो है लोग परलोक जाते हैं तो वहाँ पे उसे भोजन की व्यवस्था के लिए उसके साथ में बकरी आदि को दफना दिया जाता था। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को के बारे में जानते हैं। देखिए महत्वपूर्ण तिथि, मध्यपाषाण युग जो है 12,000 से 10,000 साल पहले था मध्यपाषाण। और देखिए बसने की प्रक्रिया का आरंभ जो है 12,000 साल पहले से हुआ। चलिए अब और आगे देखते हैं। देखिए नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले हुआ था। चलिए आपका जो है क्लास 6 एनसीईआरटी का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आपका जो है जल्द ही हिस्ट्री कंप्लीट हम कर देंगे। और आपका हम क्लास 6 से लेके 10 तक का सारा एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे हर सब्जेक्ट का। इसलिए जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।